हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे ट्रांजिशन मेटल डाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांजिशन मेटल डाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस का इंट्रोडक्शन देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप पहले वो वीडियो देखिए। तो आज हम बात करेंगे ट्रांजिशन मेटल डाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हमने ट्रांजिशन मेटल डाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मेनली जो कॉम्प्लेक्सेस देखे थे उनके अंदर हमने यूज किया था हमारा साइक्लोपेंटाडाइनाइल लाइगेंड। और जो हमारा साइक्लोपेंटाडाइनाइल लाइगेंड है उसके साथ में हमने मेनली जिस ट्रांजिशन मेटल की स्टडी की थी वो था हमारे पास आयरन। और इन कॉम्प्लेक्सेस का जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखा था हमने वो था हमारा फेरोसिन। फेरोसिन का केमिकल फॉर्मूला होता है Fe-eta5C5H5 2। मतलब बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन को ही हम कॉमन नेम है इसका फेरोसिन। तो ये हमारे पास एक टाइप से मेटेलोसिन्स हो गए। आज हम बात करेंगे इनकी प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में एंड इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड्स। तो फर्स्ट मेथड क्या है, हमें साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्स बनाने हैं। तो इनकी प्रिपरेशन का फर्स्ट मेथड है कि हम इसको साइक्लोपेंटाडाइन से इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साइक्लोपेंटाडाइनाइल लेके हम ट्रांजिशन मेटल साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो साइक्लोपेंटाडाइन कैसे लेंगे, साइक्लोपेंटाडाइन हो गया हमारे पास C5H5। तो ये हमारे पास है वीक एसिड है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल हमारा एक वीक एसिड है। ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे सोडियम हाइड्राइड NaH या फिर रिएक्टिव मेटल हो गए जैसे सोडियम हो गया एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, उसके साथ में ये सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। और सॉल्ट किस चीज के बनाते हैं, ये जैसे हमारा C5H5 है, अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं स्ट्रॉन्ग बेस NaH ले लें या फिर हम ले लें कि हमने मेटल ले लिया Na और ये ले लिया हमने एप्रोटिक सॉल्वेंट THF के अंदर, तो ये हमारे पास जो साइक्लोपेंटाडाइन है इसके मिलेंगे हमें सॉल्ट्स जैसे C5H5Na। तो इसके अंदर जो हमारा साइक्लोपेंटाडाइन है ये होगा अनायन की फॉर्म में C5H5 नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ऐसे हमें सॉल्ट्स की फॉर्मेशन होती है जब हमारा साइक्लोपेंटाडाइन जो कि हमारा एक वीक एसिड है, इसकी रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग बेस या फिर मेटल किसी भी एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर मेटल है उसके साथ में अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास इसके सॉल्ट्स की फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर हमारा साइक्लोपेंटाडाइनाइल डाइन अनायन प्रेजेंट होता है C5H5 नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, तो जब हम इसकी रिएक्शन हमारे ट्रांजिशन मेटल के क्लोराइड्स के साथ करवाएं या फिर ट्रांजिशन मेटल के दूसरे कॉम्प्लेक्सेस के साथ करवाएं, इस केस के अंदर ये जो हमारा है ना इस प्रिपरेशन मेथड के अंदर ये हो गया हमारा स्टार्टिंग मटेरियल। अब हम इसकी रिएक्शन ट्रांजिशन मेटल के दूसरे कॉम्प्लेक्सेस के साथ कराएं जैसे FeCl3, तो ये आयरन का क्लोराइड है, इसके साथ में अगर रिएक्शन कराएं THF एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमें मिलेगा फेरोसिन eta5C5H5 2Fe। फेरोसिन की प्रिपरेशन मेथड हो गया ये 2NaCl। अगर हम इसकी रिएक्शन जैसे हम अगर इसके साथ में हम टंगस्टन का कॉम्प्लेक्स ले लें कार्बोनाइल के साथ WCO6, इसकी रिएक्शन एप्रोटिक सॉल्वेंट THF की प्रेजेंस में कराएं तो हमें यहाँ पे टंगस्टन का कॉम्प्लेक्स मिलेगा साइक्लोपेंटाडाइन लाइगेंड के साथ में। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन होगी Na हो गया हमारा पॉजिटिव, eta5C5H5 W और एक हमारा यहाँ पे कार्बोनाइल लाइगेंड प्रेजेंट रहेगा और 3 कार्बोनाइल लाइगेंड्स हो जाएंगे रिमूव। तो ऐसे हम क्या करवा सकते हैं कि जो हमारा साइक्लोपेंटाडाइन है उसकी रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर मेटल
एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर मेटल को लेंगे, उसके साथ में अगर हम साइक्लोपेंटाडाइन की रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास सोडियम साइक्लोपेंटाडाइनाइड बनता है C5H5Na। इसमें C5H5 नेगेटिव और Na पॉजिटिव की फॉर्मेशन होती है। जब हम इसकी रिएक्शन ट्रांजिशन मेटल के हैलाइड या फिर ट्रांजिशन मेटल के दूसरे कॉम्प्लेक्स जैसे ये टंगस्टन का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स था, इनके साथ में इनकी रिएक्शंस कराते हैं तो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल के डाइनाइल मेनली साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन होती है। सेकेंड मेथड है कि हम जो हमारे पास मेटलोसिन्स है उनकी प्रिपरेशन हम करा सकते हैं। कैसे कि हम साइक्लोपेंटाडाइन की रिएक्शन करवाएं। हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइन है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे ट्रांजिशन मेटल का हैलाइड ले लेंगे। ट्रांजिशन मेटल के हैलाइड की रिएक्शन साइक्लोपेंटाडाइनाइल के साथ करवाएं और ये करवाएंगे किस चीज की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसी मेटल के हैलाइड के साथ में और इसकी रिएक्शन करवाएंगे किस चीज की प्रेजेंस में, हम कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे। अगर हम साइक्लोपेंटाडाइन की रिएक्शन मेटल हैलाइड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं तब भी हमें मेटलोसिन्स मिलते हैं। मेटलोसिन्स मतलब ट्रांजिशन मेटल के डाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस हमें मिलते हैं। अब हम इसका एग्जांपल देखें कि रिएक्शन के थ्रू देख लेते हैं इसकी प्रेजेंस। तो हमें लेना है साइक्लोपेंटाडाइन मतलब C5H5। ट्रांजिशन मेटल का हैलाइड लेना है तो आयरन का हैलाइड ले सकते हैं, या फिर हमें किसी दूसरे मेटल के कॉम्प्लेक्सेस प्रिपेयर करने हैं तो हम कोबाल्ट के हैलाइड या फिर और ट्रांजिशन मेटल के हैलाइड्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम मेनली फेरोसिन की प्रिपरेशन देखते हैं क्योंकि हमारा फेरोसिन ही सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन मेटल का डाइनाइल कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे हम FeCl2 के रिएक्शन कराएंगे साइक्लोपेंटाडाइन के साथ में और इसके अंदर ले लेंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या ले लिया हमने, डाइथाइलामाइन ले लिया, जैसे Et2NH ले लिया और ये रिएक्शन हम करवाएंगे एप्रोटिक सॉल्वेंट THF की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो होगी हमारे फेरोसिन की प्रिपरेशन और इसी के साथ में हमारा रिमूवल हो जाएगा 2Et2NH2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसका हो जाएगा हमारे पास रिमूवल। तो ये जो हमने Et2NH लिखा है ना, ये हमारा डाइथाइलामाइन और ये हमारा यहाँ पे है एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस का काम करता है। ये हो गए हमारे पास दो मेथड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड इनकी प्रिपरेशन का। तो नेक्स्ट मेथड के अंदर क्या करते हैं हम, साइक्लोपेंटाडाइन की रिएक्शन मेटल कार्बोनाइल के साथ करा दें। जो साइक्लोपेंटाडाइन है इसकी रिएक्शन करवा दें हम मेटल कार्बोनाइल के साथ में, मतलब ट्रांजिशन मेटल का हमें डाइनाइल कॉम्प्लेक्स बनाना है, उसका हम ले लेंगे कोई भी कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स और उसकी रिएक्शन करा देंगे साइक्लोपेंटाडाइन के साथ में। तो हमें मिल जाएगा हमारा ये हमारे साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस की प्रिपरेशन हो जाएगी। साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइनाइल क्या लेंगे, C5H6 हो गया, CO2 हमने ले लिया। यहाँ पे कोबाल्ट का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स और इसकी रिएक्शन करा दी हमने साइक्लोपेंटाडाइन के साथ। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें eta5 C5H5 CO2। 4 कार्बोनाइल लाइगेंड का रिमूवल हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन एटम्स का रिमूवल हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस की प्रिपरेशन के मेथड्स। इन सब में हमने साइक्लोपेंटाडाइन लिया है। फर्स्ट मेथड में उसकी रिएक्शन कराई थी हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, या फिर हमने मेटल लिया था किसी भी एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, तब हमें मिला था ये सोडियम साइक्लोपेंटाडाइनाइड और इसकी रिएक्शन हमने करा दी थी ट्रांजिशन मेटल के क्लोराइड या कार्बोनाइल के साथ में, तो हमें मिल गया था हमारा मेटलोसिन्स। फिर नेक्स्ट मेथड में हमने साइक्लोपेंटाडाइन की रिएक्शन मेटल हैलाइड के साथ में कराई थी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तब हमें मेटलोसिन्स मिले थे। और लास्ट मेथड में हमने साइक्लोपेंटाडाइन की रिएक्शन कराई है मेटल कार्बोनाइल्स के साथ में, तो हमें मिल गए साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये हो गए इसके प्रिपरेशन मेथड्स और उनकी रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज हमें मेनली पढ़नी है
कौन सा मेटलोसिन सबसे इंपॉर्टेंट बताया हमने? फेरोसिन। तो फेरोसिन को लेकर ही हम जनरली इनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज फेरोसिन की। हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस दोनों की ही बात करेंगे। तो हमारा जो फेरोसिन है ना, फेरोसिन के अंदर क्या होता है हमारे पास कि जो फेरोसिन है ये एक ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड होता है। फेरोसिन है हमारा ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड। और फेरोसिन का हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 173 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। और ये जब इन एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर इसका डिकम्पोजिशन होता है वो 500 डिग्री सेल्सियस। हमने ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी देखा था कि फेरोसिन एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है और ये डिकम्पोज होता है अब वो 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि कितना हाई टेम्परेचर देना पड़ रहा है अगर हमें फेरोसिन का डिकम्पोजिशन करवाना है। तो मतलब ये एक हाईली स्टेबल कंपाउंड है और ये जो है ये एयर और वाटर के अंदर थर्मली स्टेबल है। अब अगर हम इसके ऊपर मतलब NaOH या HCl जो हमारा स्ट्रोंग बेस या स्ट्रोंग एसिड का बॉइलिंग सॉल्यूशन भी ऐड कर देना तो भी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता फेरोसिन के ऊपर। NaOH और HCl कितना स्ट्रोंग एसिड है और इसका ऊपर से इसका बॉइलिंग सॉल्यूशन भी ऐड कर दे तो भी फेरोसिन के ऊपर उस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे जो है अगर हम फेरोसिन की रिएक्शन सिल्वर आयंस के साथ या फिर हम इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज होके हमें ब्लू फेरिसीनियम आयन देता है। फेरिसीनियम आयन इसके साथ में अगर रिएक्शन करवाएं इसकी तो ये हो जाता है हमारे पास ऑक्सीडाइज और ये हमें देता है फेरिसीनियम आयन। फेरिसीनियम आयन का फॉर्मूला क्या है? Fe-eta5C5H5 और इसके ऊपर हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो है फेरिसीनियम आयन वाली रिएक्शन ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है कि हमारे फेरोसिन जब Ag पॉजिटिव और HNO3 के साथ में रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज होकर फेरिसीनियम आयन देते हैं तो हम फेरिसीनियम आयन से वापस फेरोसिन भी ले सकते हैं। और जो बहुत सारे सोल्ट्स हैं फेरिसीनियम आयन के उनको भी आइसोलेट किया गया है। और जो हमारा फेरोसिन है वो हमने देखा कि एक ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड है जबकि हमारा फेरिसीनियम आयन है ये ब्लू कलर्ड कंपाउंड है। ये तो हमने बात की हमारे मेटलोसिन फेरोसिन के बारे में। और जो दूसरे मेटलोसिन्स हैं हमने ये तो सिर्फ आयरन के मेटलोसिन की बात करी ना। तो जो हमारी 3D ट्रांजिशन सीरीज है 3D ट्रांजिशन सीरीज के और भी बहुत सारे मेटलोसिन्स है जैसे आयरन के अलावा और रह गए हमारे कॉपर निकल जिंक इस टाइप के जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स रह गए ना 3D ट्रांजिशन सीरीज के उनके जो मेटलोसिन्स है ना ये भी इंटेंस कलर देते हैं। जैसे हमने फेरोसिन का पढ़ा ऑरेंज कलर तो जो दूसरे बच गए उनका कलर भी इंटेंस होता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 170 होता है। मतलब इसी रेंज में हो गया। 3D ट्रांजिशन सीरीज में ही आता है हमारा आयरन। तो आयरन के मेटलोसिन का 173 डिग्री सेल्सियस है और जो हमारे 3D ट्रांजिशन सीरीज के दूसरे रह गए उनका अराउंड 170 डिग्री सेल्सियस है। और जो हमारे ये रह गए ना कि हाई स्पिन इनकी नेचर है और इसकी वजह से जो हमारे साइक्लोपेंटाडाइनाइल के कॉम्प्लेक्सेस है मैंगनीज के साथ जैसे हमने मान लिया Sp2Mn है तो इसके अंदर जो Mn और कार्बन का बॉन्ड है ना वो काफी लार्जर होता है। और जो हमने देखा था कि देखो आयरन की बात की थी हमने कि आयरन एयर और वाटर दोनों के अंदर स्टेबल है। तो जो हमारा आयरन का मेटलोसिन है ना 3D ट्रांजिशन सीरीज के सभी मेटलोसिन्स में से सिर्फ आयरन का मेटलोसिन ही एयर स्टेबल है। बाकी के जो दूसरे मेटलोसिन रह गए ना 3D ट्रांजिशन सीरीज वाले एक्सेप्ट आयरन वाले के वो सारे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एयर के अंदर। अगर हम एयर की प्रेजेंस में इनका चेक करें स्टेबिलिटी तो आयरन का जो मेटलोसिन है मतलब जो फेरोसिन है वो तो एयर स्टेबल है। बाकी सारे जो हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज वाले
वो सारे एयर के साथ में इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, 3D सीरीज की स्टेबिलिटी बात करें मेटलोसिन्स की, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई बार नेट में भी आ जाता है क्वेश्चन कि जो हमारे 3D ट्रांजिशन सीरीज के मेटलोसिन्स है उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर वगैरह, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास इसमें। तो जो सबसे स्टेबल है वो हमारा हो गया फेरोसिन। फिर उसके बाद में इसकी स्टेबिलिटी आएगी साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्स, हम ले लें निकल का, फिर साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट का, वेनेडियम का, फिर क्रोमियम का, और सबसे कम स्टेबिलिटी होगी हमारे टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स की। तो ये जो हमने सीरीज देखी ना, अब मतलब पहले आयरन निकल का, फिर कोबाल्ट, वेनेडियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। जो हमारा फेरोसिन वाला है ना, ये सबसे स्टेबल है, और टाइटेनियम वाला इन सब में लीस्ट स्टेबल है। और जो हमारी साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग हो गई मेटलोसिन्स के अंदर, ये एरोमेटिक होती है नेचर के अंदर। तो ये जो हमारे मतलब कॉन्जुगेटेड होते हैं एल्किन, लाइक जैसे डील्स एल्डर रिएक्शन देते हैं ये सब, तो ये रिएक्शन ही नहीं देता। ये जो रिएक्शन है ये रेजिस्ट कर लेती है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को। मतलब क्या है हमारे पास कि हमारी ये है साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग। तो जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है ना, ये हमारी होती है एरोमेटिक नेचर के अंदर। इसका एरोमेटिक नेचर होने की वजह से ये जो हमारी कॉन्जुगेटेड जो एल्किन्स होती हैं उनकी रिएक्शन होती है, जैसे डील्स एल्डर रिएक्शन, ये हमारी कॉन्जुगेटेड एल्किन्स की प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमारी जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है ना, ये ऐसी रिएक्शन शो नहीं करती, और ये जो है ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो है उसको भी रेजिस्ट करती है। जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है फेरोसिन की, ये हमने बात की थी नॉर्मल। साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग सभी मेटलोसिन्स की इन जनरल बात करे थे। जो हमारी फेरोसिन की साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है, जैसे हमने वाली साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग फेरोसिन वाली, तो ये जो फेरोसिन वाली रिएक्शन है ना, ये अंडरगो करती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है फेरोसिन की, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। और जो हमारे मेटलोसिन्स हैं, फिर हम अगर इनका बेंजीन के साथ में कंपैरिजन देखें, तो ये जो है ना इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के टुवर्ड बेंजीन से मोर रिएक्टिव है। मतलब ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। और किससे मोर रिएक्टिव है, ये बेंजीन से। तो ये भी इन मेटलोसिन्स की एक प्रॉपर्टी हो गई कि बेंजीन के कंपैरिजन में ये जो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स हम ले लें उनसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली अब इनकी इन जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम देखेंगे इनकी केमिकल रिएक्शंस, बहुत टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं ये। और मेन जो एग्जांपल हम लेके चलेंगे वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे फेरोसिन का। तो हम इसकी केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले देखते हैं इसकी असाइलेशन रिएक्शन। असाइलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो फेरोसिन है वो रिएक्ट करता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो हमारा जो असाइल ग्रुप है ना, वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है हमारे फेरोसिन मतलब मेटलोसिन्स के ऊपर। तो असाइलेशन रिएक्शन के अंदर रिएक्शन कैसे करती है हमें देखनी है। मेनली हम इन जनरल जो मेटलोसिन लेके चलेंगे वो फेरोसिन लेके चलेंगे। तो हम इसकी जितनी भी रिएक्शंस देखेंगे वो मोस्टली फेरोसिन के को लेकर देखेंगे। आपके लिए भी इजी हो जाएगा अगर हम सिर्फ एक एग्जांपल लेके सारी रिएक्शंस देखेंगे। तो इसकी बहुत टाइप के रिएक्शन शो करता है ये। तो असाइलेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि हम फेरोसिन की रिएक्शन कराते हैं। फेरोसिन की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, हमें यहाँ पे क्या करना है, असाइल ग्रुप ऐड करना है। तो असाइल ग्रुप किसके अंदर प्रेजेंट होता है, हमारा एनहाइड्राइड्स के अंदर। तो हम फेरोसिन की रिएक्शन अगर करा दें हमारे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, फेरोसिन के अंदर हमने ऐड कर दिया एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये एसिटिक एनहाइड्राइड इसके साथ में लेंगे एक कैटालिस्ट। तो यहाँ पे हमने H3PO4 ले लिया कैटालिस्ट, इसके साथ में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे होगा इसका मोनोएसिटाइलेशन। ये मैं बताऊंगी आपको कि मोनोएसिटाइलेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे मोनोएसिटाइल डेरिवेटिव की फॉर्मेशन होगी, और ये डेरिवेटिव किसका होगा, फेरोसिन का होगा। ठीक है, फेरोसिन एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन देखते हैं। हमने ले लिया फेरोसिन, तो ये क्या बताया था कि फेरोसिन के अंदर हमारा आयरन
दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स के अंदर आयरन सैंडविच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसकी रिएक्शन हमें देखनी है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो ये हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। इसके साथ में हमें कैटालिस्ट लेना है H3PO4 और यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होगी, मोनोएसिटाइल डेरिवेटिव की। तो यहाँ पे जो मोनोएसिटाइल डेरिवेटिव है मतलब क्या हुआ कि जो दो हमारी साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स है ना, सिर्फ ये एसिटाइल ग्रुप एक ही रिंग के ऊपर जाके सब्स्टिट्यूट होगा, ना कि दोनों रिंग्स के ऊपर। तो हमने देखा जैसे हमारी एक ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग आयरन और हमारी ये हो गई दूसरी साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग, तो सिर्फ इस रिंग के ऊपर ही हमारा असाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा अगर हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ H3PO4 कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। अगर हमें इसका डाईएसिटाइल डेरिवेटिव लेना है तो इसकी रिएक्शन हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवाएंगे और उसके साथ में हम कैटालिस्ट लेंगे AlCl3 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ और एसिटाइल क्लोराइड दोनों में से कौन सा भी ले सकते हैं, पर उसके अंदर जो यहाँ पे हमने कैटालिस्ट लिया है H3PO4, इस जब हमें डाईएसिटाइलेशन करवाना है तो इसके साथ में हम अगर इसके अंदर एसिटिक एनहाइड्राइड ले लें या फिर जैसे एसिड क्लोराइड है CH3C डबल बॉन्ड Cl, ये हो गया हमारा एसिड क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लें या एसिड क्लोराइड ले लें, पर यहाँ पे जो हम रिएजेंट ऐड करेंगे वो हम लेंगे एनहाइड्रस AlCl3। ये रिएजेंट हम ले रहे हैं H3PO4 के प्लेस पे। अगर ये लेंगे तो इसका हमें मिल जाएगा डाईएसिटाइलेशन, मतलब सिर्फ इस रिएक्शन पे सब्स्टिट्यूशन ना होके हमारा जो एसिटाइल ग्रुप है उसका सब्स्टिट्यूशन हमारी दोनों जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स है उन दोनों के ऊपर ही सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। केस में अब हमने देखा कि हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये 1,1- आइसोमर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एसिटाइल ग्रुप है वो दोनों अलग अलग रिंग्स के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, वो डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स के ऊपर प्रेजेंट है। और जो हम अगर इसकी बात करें 1,2 आइसोमर की, हम देखें कि ये जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है हमारा ये दोनों अलग अलग रिंग्स पर होने के बजाय सिर्फ एक रिंग पर भी तो हो सकता था। इसके पास में ये बहुत सारी पोजीशंस खाली हैं जहां पे इसका सब्स्टिट्यूशन हो सकता था, पर ये सब्स्टिट्यूशन फिर दूसरे रिंग पे क्यों हो रहा है। ये 1,1- आइसोमर के प्लेस पे हमारे पास 1,2 आइसोमर की फॉर्मेशन भी तो हो सकती थी ना। तो ये जो हमारा 1,2 आइसोमर है ये बहुत ही माइनर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि अगर हमारी साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग के साथ में एक एसिटाइल ग्रुप ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट हो गया तो फिर ये जो रिंग है ना ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगी फर्दर, क्योंकि ये जो हमारा ग्रुप है एसिटाइल ग्रुप ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसीलिए इस एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग को ये डीएक्टिवेट कर देगा। तो इसके ऊपर फिर जो हमारा दूसरा भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ये इस रिंग के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा 1,1- आइसोमर है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा और 1,2 आइसोमर है वो काफी स्मॉल अमाउंट्स में बनेगा, मतलब इसको सिर्फ माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर हमें और ये देखें कि इसने एक रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो गया, पर दो बातें यहाँ पे और ध्यान में रखनी है कि बहुत रिगोरस कंडीशंस चाहिए इसका डाईएसिटाइलेशन करवाने के लिए। अगर एक रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो गया ना तो दूसरे रिंग का भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए हमें बहुत सारी विगोरस कंडीशंस देनी पड़ेंगी, वो ही बहुत डिफिकल्ट है। फिर सेम रिंग के ऊपर दोबारा सब्स्टिट्यूशन करवाना वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और जो सिर्फ हमारा ये जो 1,1 डाईएसिटाइल वाला आइसोमर है ना यही एग्जिस्ट करता है और यही नॉन भी है। ठीक है, ये हो गया हमारे एसिटाइलेशन की, ये हो गया इसके ऊपर एसिटाइल ग्रुप का एडिशन। अब हम देखते हैं इसका एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब क्या है कि हमें एल्काइल ग्रुप इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट कराना है, तो जो फेरोसिन है उसकी रिएक्शन करा देंगे हम इथीन के साथ। जैसे ये हो गई हमारी फेरोसिन की रिंग्स, फेरोसिन साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स के बीच में आयरन सैंडविच्ड है, इसकी रिएक्शन हम करा देंगे इथीन के साथ में। इथीन के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे लेंगे हम AlCl3 कैटालिस्ट, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएंगे और 100 to 130 डिग्री सेल्सियस इस रिएक्शन में टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। तब हमारे पास पहले हमें मिलेगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मतलब हमारी सिर्फ एक रिंग के ऊपर हमारा जो इथाइल ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूटेड होगा
और फिर जो हम एक्सेस में डालेंगे हमारा एल्कीन मतलब इथीन, और सेम कंडीशंस रहेंगी AlCl3 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर 100 to 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तब जाके हमें इसका मिलेगा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब इस केस में हमने देखा कि जो हमारा मतलब इथाइल ग्रुप है ये सिर्फ सेम रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो रहा है, क्योंकि जो हमारा एल्काइल ग्रुप है ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और जो हमारा असाइल ग्रुप था वो था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसीलिए उसने इस रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया था, तो इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं था। जबकि जो हमारा एल्काइल ग्रुप है ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसीलिए हमारा जो एल्कीन है ना इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग के ऊपर, और इथीन का सब्स्टिट्यूशन सेम साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग के ऊपर पॉसिबल हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका मैनिच रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस हम देखते हैं मैनिच रिएक्शन। अब मैनिच रिएक्शन को आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक के अंदर कि इसके अंदर क्या करते हैं हम हमारा फेरोसिन लेंगे, फेरोसिन का हम करवाएंगे कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन किस किस की प्रेजेंस में करवाएंगे वो देखते हैं। हम इसका कंडेंसेशन करवाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, और क्या लेंगे इसके साथ में हम लेंगे सेकेंडरी अमाइंस। ये होती है हमारे पास मैनिच रिएक्शन। तो ये हमारे पास एक नेम्ड रिएक्शन हो गई, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमारी ऑर्गेनिक में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैनिच रिएक्शन। तो ये इस रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं फेरोसिन का कंडेंसेशन करवाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड और सेकेंडरी अमाइंस के साथ, और ये फेरोसिन मैनिच रिएक्शन दे रहा है। जबकि जो हमारा बेंजीन की अगर हम बात करें तो ये मैनिच रिएक्शन शो नहीं करता है, ये बात याद रखना। तो अब हम देखते हैं मैनिच रिएक्शन होती कैसे। तो ये हो गई हमारी, सबसे पहले हम फेरोसिन देख लेते हैं, हमारी फेरोसिन की स्ट्रक्चर। हमारा फेरोसिन आयरन 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग के बीच में सैंडविच्ड, इसके पास में है ये हमारा एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है यहाँ पे। इसकी रिएक्शन हमें करानी किसके साथ है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है हमारा HC डबल बॉन्ड OH, ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, और इसके साथ में हमें लेना था सेकेंडरी अमाइन, तो CH3 हो गया हमारा सेकेंडरी अमाइन। यहां से करवाएंगे हम वाटर का रिमूवल। तो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीजन और एक हमारा हो गया सेकेंडरी अमाइंस का हाइड्रोजन और एक हमारा फेरोसिन का हाइड्रोजन। तो यहां से वाटर का रिमूवल हो जाएगा, और इस रिएक्शन के अंदर हमने ले लिया एसिटिक एसिड एंड H3PO4 ले लेंगे कैटालिस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो गई किसकी, ये हो गया हमारा फेरोसिन की दोनों साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स। यहाँ पे हमारा बॉन्डेड हो जाएगा CH2 जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल से बच गया था, और इसकी बॉन्डिंग होगी नाइट्रोजन से जो सेकेंडरी अमाइंस का नाइट्रोजन ग्रुप और CH3 ग्रुप्स। यहाँ से हो गया वाटर का रिमूवल। अब हम इसके आगे फर्दर रिएक्शन करवाते हैं मिथाइल आयोडाइड के साथ में, मतलब CH3I मिथाइल आयोडाइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी हमारी, जो हमारा ये ग्रुप था CH2 नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं उनके ऊपर हमारा एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन, हमारा ये CH3I का इसके ऊपर हो जाएगा एडिशन। तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आयोडीन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये गई हमारे पास फेरोसिन की मैनिच रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी मेटलेशन रिएक्शंस। मेटलेशन का मतलब क्या होता है कि हम मेटल के डेरिवेटिव्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो हमारी फेरोसिन रिंग है उसके ऊपर मेटल का सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। तो इसके लिए हम ले लेंगे, जैसे हमें लिथियम का सब्स्टिट्यूशन कराना है तो हम ले लेंगे N ब्यूटाइल लिथियम। N ब्यूटाइल लिथियम की रिएक्शन करवाएंगे फेरोसिन के साथ। तो यहाँ पे लिथियम के मोनो एंड डाई के डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। जैसे हमने ले लिया हमारा
ये हो गया हमारा फेरोसिन। फेरोसिन की रिएक्शन किसके साथ करानी है, एन ब्यूटाइल लिथियम, तो NC4H9 लिथियम लेना है। तो यहाँ से C4 और H10 का तो हो जाएगा रिमूवल और हमारा लिथियम हो जाएगा सब्सटीट्यूटेड एक CP रिंग के ऊपर। और ये हमने एक्सेस में लिया एन ब्यूटाइल लिथियम, तो उसके बाद हमारा यहाँ पे भी जो हमारी दूसरी साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग बच गई उसके ऊपर सब्सटीट्यूशन होके इसका डाइलिथो डेरिवेटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसकी नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन के अंदर हम लेंगे यहाँ पे नाइट्रेटिंग एजेंट HNO3। HNO3 नाइट्रेटिंग एजेंट लेंगे, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा यहाँ पे। तो जो मेटालोसिन्स है ना वो सेंसिटिव होती है ऑक्सीडेशन के टुवर्ड्स, तो इसीलिए इनको हम इजीली नाइट्रेट नहीं कर सकते और इनको नाइट्रेट करने के लिए हम सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड से यूज कर सकते हैं। तो इनका नाइट्रेशन करवाएंगे हम इनडायरेक्टली, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन के सेंसिटिव होती हैं। और जो मेनली नाइट्रेट एजेंट यूज करते हैं वो हमारे पास होता है HNO3, और HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे हम HNO3 यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम पहले फेरोसिन का लिथियम डेरिवेटिव ले लेंगे। डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करवा सकते, इनडायरेक्ट करवाएंगे। तो इसीलिए हम पहले इसका, जैसे ये हो गई हमारी फेरोसिन, तो इसका हम ले लेंगे लिथियम डेरिवेटिव की, यहाँ पे लिथियम है। अब हम इसका नाइट्रेशन करवाने के लिए यूज करेंगे N2O4, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा NO2 का सब्सटीट्यूशन हमारी एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग के ऊपर, और यहाँ पे LiNO2 का हो जाएगा रिमूवल। अब इसकी रिएक्शन हम फर्दर इसकी रिएक्शन करवाएं हम HCl के साथ में, तो यहाँ पे हमारे पास अमाइनो ग्रुप का सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। जो नाइट्रो ग्रुप है उसको अमाइनो ग्रुप रिप्लेस कर देगा। ये बात थी नाइट्रेशन की। तो हमारी ये रिएक्शन से हमारे मेटालोसिन से ये ऑक्सीडेशन के टुवर्ड्स है सेंसिटिव, तो इसीलिए इनका ऑक्सीडेशन हम डायरेक्ट नहीं करवा सकते। तो इसके लिए हमें ये नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, कार्बोक्सिलेशन, इस टाइप की जो रिएक्शंस करवानी है ना वो डायरेक्टली नहीं करवा सकते। इसका हम ले लेंगे लिथियम डेरिवेटिव। जैसे हमने नाइट्रेशन के लिए इसका लिथियम डेरिवेटिव लिया, वैसे ही अगर हम इसका ब्रोमिनेशन करवाना चाहें, ब्रोमिनेशन करवाने के लिए हम इसकी रिएक्शन करवा देंगे बोरोन अल्कोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करवाएंगे, ये भी हम लेंगे यहाँ पे लिथियम डेरिवेटिव के साथ में इसकी रिएक्शन करवा देंगे। लिथियम डेरिवेटिव के साथ बोरोन अल्कोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे बोरोन के साथ में बोरोन हाइड्राइड ग्रुप का सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, और फिर इसकी रिएक्शन करवाएंगे कॉपर ब्रोमाइड के साथ CuBr2। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे ब्रोमाइड की, मतलब इसका हमारा जो फेरोसिन है इसका हो जाएगा ब्रोमिनेशन, इसके ऊपर ब्रोमीन ग्रुप सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो ये जो नाइट्रेशन, फिर ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्रोमिनेशन, ये सब हम डायरेक्ट रिएक्शंस के थ्रू नहीं करवा सकते। कार्बोक्सिलेशन अगर हम करते हैं इसका, तो कार्बोक्सिलेशन भी डायरेक्ट नहीं करवा सकते। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है कि हमें इंट्रोडक्शन करवाना है। किसका इंट्रोडक्शन करवाना है? COOH ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवाना है इसके अंदर। तो उसके लिए भी हम इसको डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करवा सकते। हमें इसके लिए भी इसका लिथियम वाला डेरिवेटिव ही लेना पड़ेगा। तो ये होगा हमारा साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप, इसकी हम रिएक्शन करवाएं, इसका ले लेंगे लिथियम डेरिवेटिव और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे CO2 के साथ में। तो यहाँ पे हो जाएगा लिथियम को रिप्लेस करके इसके ऊपर हमारा CO2 का सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। CO2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Li पॉजिटिव। ये हो गई हमारी दूसरी जो फेरोसिन रिंग है वो एज इट इज रहेगी, उसके ऊपर कोई सब्सटीट्यूशन नहीं होगा। फिर हम जब इस रिएक्शन का करेंगे हाइड्रोलिसिस H पॉजिटिव HCO की प्रेजेंस में, तो ये हमारा हो जाएगा COOH Fe, मतलब यहाँ पे हो गई हमारी कार्बोक्सिल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवा दिया हमने। और ये इंट्रोडक्शन भी किसका हुआ? हमने स्टार्टिंग में लेके चले हम लिथियम डेरिवेटिव, क्योंकि हमारा फेरोसिन सेंसिटिव है टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन।
अगर हमें इसके मतलब ये तो हमें सिर्फ एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप का इंट्रोडक्शन कराया है। अगर दोनों रिंग्स के ऊपर कराना है तो हम इसका डाइलिथियम डेरिवेटिव ले लेंगे। ऐसे ही सेम जैसे हमने इसकी नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस देखी, वैसे हम इनकी मर्क्यूरेशन रिएक्शंस भी देख सकते हैं कि मरकरी ग्रुप का एडिशन करवा सकते हैं, या फिर हम अदर प्रॉपर्टीज जैसे सिलाइलेशन करके दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग से जो फेरोसिन को उनको एक दूसरे के साथ में लिंक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम इसकी मर्क्यूरेशन, सिलाइलेशन वगैरह रिएक्शंस भी देख सकते हैं। तो ये हो गई इसकी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज की बात। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ स्टार्टिंग से लेके अब तक का हमने जितना भी पढ़ा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या फिर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको प्रॉपर नोट्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी कंप्लीट यूनिट की। ये आज हमने जितना भी डिस्कस किया है वो पूरा मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। और ये वाली एक रिएक्शन हमारी कार्बोक्सिलेशन। अगर आपको इन रिएक्शंस के अंदर प्रिपरेशन या फिर प्रॉपर्टीज वाली रिएक्शन के अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।